चिल्ड्रन, पिछले भाग में मैंने आपको अभ्यास बनाने के लिए दिया था। आज मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। आप इसे अपने कॉपी से मिला लें और चेक कर लें, जो गलत है उसे सही कर लें। तो सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। दिए गए शब्दों के उत्तर बताइए। सबसे पहले है का शब्द किसे कहते हैं। तो आपको सब बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मकान, किताब, पटना, दवात इत्यादि, क्योंकि ये वर्णों के मेल से बने हैं। ख में है शब्द पद कब बन जाता है। उत्तर में देखिए, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। जैसे लड़का एक शब्द है। जब लड़का हम लिखते हैं तो लड़का एक शब्द है, लेकिन जब हम इसे वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि लड़का किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर ये लड़का वाक्य में प्रयुक्त हो गया, और जब यह वाक्य में प्रयुक्त होता है तब यह पद बन जाता है, तब इसे हम पद कह सकते हैं। ग, कोई दो विदेशज शब्द बताइए। तो विदेशज शब्द बहुत सारे हैं। जो अरबी भाषा हैं वो भी विदेशज शब्द हैं, जो तुर्की भाषा है वो भी विदेशज शब्द हैं, जो फारसी भाषा है वो भी विदेशज शब्द हैं, जो अंग्रेजी भाषा है वो भी विदेशज शब्द हैं। तो कहने मतलब है कि जो विदेश से आए हैं, जो शब्द विदेश से लिए गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। इसमें स्टेशन, स्कूल, मकान, कमीज इत्यादि, ये सभी विदेशज शब्द हैं। बहुत सारे समझते हैं सिर्फ अंग्रेजी ही विदेशज है, लेकिन ये धारणा गलत है, क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी ही विदेश से नहीं आए हैं। अंग्रेजी के अलावा अरबी भाषा भी आए हैं, तुर्की भाषा भी आए हैं, फारसी भाषा भी आए हैं। इसलिए ये सारे भाषा भी विदेशज हैं। जिसमें स्टेशन, स्कूल अंग्रेजी भाषा है, इसलिए विदेशज हैं। मकान, कमीज, ये सभी भी विदेशी भाषा है। ये सभी हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, ये सभी बाहर से आए हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाक्यों की रचना किस पर निर्भर करती है। वाक्यों की रचना शब्द पर निर्भर करती है, क्योंकि वाक्य में शब्द का समायोजन होता है। जब दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं तब वह वाक्य का निर्माण करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। ये सभी आपका समझाया हुआ है, इसलिए अभी सिर्फ आंसर है, आप इसे सुधार लें। तत्सम तथा तद्भव शब्दों में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तत्सम, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे गृह, अग्नि, वायु, पुस्तक इत्यादि। ये सारे शब्द संस्कृत के हैं, लेकिन इसे हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे हम तत्सम कहते हैं। तद्भव, संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप हिंदी में आने पर बदल गया है किंतु अर्थ नहीं बदला है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं।
संस्कृत के शब्द बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हिंदी में आने पर रूप बदल गया है, किंतु अर्थ नहीं बदला। अर्थ वही रह जाता है, लेकिन उनका रूप बदल गया है। जैसे में घर, संस्कृत में गृह है, लेकिन जब हिंदी में लिखते हैं तो गृह की जगह घर लिखते हैं। आग, संस्कृत में अग्नि है, लेकिन जब हिंदी में लिखते हैं अग्नि को तो अग्नि की जगह आग लिखते हैं। वायु संस्कृत में लिखते हैं, जब हिंदी में लिखते हैं उसी चीज़ को तो हवा लिखते हैं। पुस्तक लिखते हैं संस्कृत में, जब हिंदी में लिखते हैं उसी चीज़ को तो किताब लिखते हैं। तो ये सारे तद्भव शब्द हैं। दो में है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो सही उत्तर है उस पर निशान लगाना है। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह क्या कहलाता है? पद। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, वाक्य में आ जाता है, तो वह पद कहलाता है। बनावट के आधार पर दवात शब्द है। आप जानते हैं कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो यहाँ पर दवात आपको देखना है। तो दवात को जब हम टुकड़ा करेंगे, खंड करेंगे, तो ये 3 भागों में हो जाएगा: द, वा, ता। इनके 3 खंड होंगे, लेकिन इनका तीनों खंड में कोई भी सार्थक नहीं है। तो जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है उसे रूढ़ कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ईट शब्द है, देशज है, क्योंकि ईट स्थानीय बोलियों से लिए गए हैं, इसलिए ईट देशज है। अर्थ के आधार पर वोटी शब्द है, वोटी। अर्थ के आधार पर आप जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। वोटी का कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, इसलिए ये क्या है? निरर्थक है। इनमें से कौन सा शब्द विकारी नहीं है? क्रिया विशेषण। आप जानते हैं कि शब्द 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो 8 प्रकार के जो शब्द हैं उसमें पहले 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी हैं, और अंतिम 4 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 अविकारी हैं, क्योंकि इनके रूप नहीं बदलते हैं। तो इसमें क्या होगा? क्रिया विशेषण। विकारी नहीं है, ये अविकारी हैं, इसलिए क्या होगा? क्रिया विशेषण। कोष्टक में दिए उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, कोष्टक में दिए उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ जो आंसर होना चाहिए उसी को लिखा है। आप लोग की कॉपी में बनी हुई है, इसलिए आप कॉपी में देख लें। का में होगा शब्दों, खा में होगा वाक्य, गा में होगा तत्सम, घा में होगा विकारी, अंगा में होगा 4। अब तत्सम, दंत तत्सम है, तद्भव इसका दात होगा। रात तद्भव है, इसका तत्सम रात्रि होगा। क्षेत्र तत्सम है, इसका तद्भव खेत होगा। ग्राम तत्सम है, इसका तद्भव गांव होगा। गृह तत्सम, इसका तद्भव घर होगा। घृत तत्सम है, इसका तद्भव घी होगा। इसके बाद 5 के का गलत है, खा सही है, गा गलत है, घा सही है, अंगा गलत है। उसके बाद है 6 में निम्नलिखित शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द लिखिए। चूँकि आप जानते हैं कि यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो 2 शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं, और यही 2 शब्दों को जब मिलाकर बनाते हैं तो वह यौगिक शब्द बन जाता है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि जब यौगिक को हम तोड़ते हैं, खंड करते हैं, तो उसके खंड से अर्थ निकलता है, क्योंकि वे 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं।
तो विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। पाठ जोड़ शाला बराबर पाठशाला। रसोई घर बराबर रसोई घर। पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय। विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, आप इसे मिला लेंगे। जहाँ पर गलती आपने की है वहाँ पे सुधार लेंगे। इसके अगले बार फिर मैं नया चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इन सभी को याद करें, पढ़ें और अच्छी तरह शेयर कर लें। धन्यवाद।